फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई सब लोग, ठीक है। शुरू करते हैं हमारी ये वाली क्लास, शुरू करते हैं भाई हम लोग, ठीक है। शुरू करते हैं अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपना है नर्सिंग फंडामेंटल्स। क्या पढ़ने वाले सर हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे सर नर्सिंग फंडामेंटल। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, ठीक है। भारी तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। भारी तो इसके अंदर कुछ है नहीं सर, लेकिन भाई ठीक है एग्जाम में आता है और सवाल ज़्यादा आते हैं इससे, ठीक है। सवाल इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। एक बार मैं इसका ये टेम्परेचर वगैरह सीट ठीक कर लूँ, उसके फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर एक बार मैं ठीक कर लूँ, हालांकि लाइट ही गई, चलो ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं अभी, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा नर्सिंग फंडामेंटल्स हमारा टॉपिक है आज का। आज की क्लास का टॉपिक सर हमारा क्या है, नर्सिंग फंडामेंटल है। आइए बढ़ते हैं भाई इसके आगे, ठीक है। आओ इसको हम लोग अब यहाँ से करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या है सर हमारा, क्या क्या सर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फंडामेंटल्स में, हम लोग पढ़ेंगे कोर क्वालिटीज एक नर्स की, ठीक है। एक नर्स जो बनती है या फिर एक नर्स जो होता है उसकी एक कोर क्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे सर हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स का सर मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब क्या होता है आपका प्रिंसिपल्स। एथिक्स का मतलब क्या है तुम्हारा बेसिक सा प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, क्या लॉज क्या प्रिंसिपल्स एक नर्स को पार्टिकुलरली फॉलो करना चाहिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके एथिक्स बोलते हैं, प्रोफेशनली हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगला क्या आपका एटिक्वेट्स, क्या है तुम्हारा एटिक्वेट्स का सर क्या मतलब होता है, इसका मतलब है उनकी ड्यूटी क्या है। क्या मतलब आपका मतलब एटिक्वेट्स का मतलब क्या बेसिकली उनकी ड्यूटीज क्या है, वो किस तरीके से वहां पर रहेंगे, वो कैसे एक मतलब कि कैसे कम्युनिकेट करेंगी पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिक्वेट्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या आपका एक नर्स का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, बेसिकली आपका क्या है उनका ड्रेस कोड वगैरह क्या होना चाहिए, उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपना यहाँ पे, आओ हम लोग शुरू करते हैं। अब देखना क्या क्या बातें हमारा आज का जो एजेंडा होने वाला है वो क्या होने वाला है, ध्यान देना भाई। क्या है सर हमारा आज का एजेंडा, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका कोर क्वालिटीज पढ़ेंगे एक नर्स की, फिर क्या पढ़ेंगे सर हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे नर्सिंग के अंदर, फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे सर प्रोफेशनल एटिक्वेट्स पढ़ेंगे, सिंपल बात है तुम्हारा। फिर क्या आपका स्टैंडर्ड अटायर एंड अपीयरेंस क्या होना चाहिए एक पार्टिकुलर नर्स का, वो हम लोग पढ़ के हमारी आज की जो है क्लास को वहां पे वो एंड करेंगे। शुरू करते भाई अपना काम, ठीक है। अब हम लोग जो अपना काम है मेरा वो मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा यहाँ पर लाइट आ रही है सामने से, तो उसको मैं कर्टेन लगा करके उस लाइट को खत्म करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग यहाँ से अपना जो है क्लास वो शुरू करने वाले हैं। अब देखो कोर क्वालिटीज ऑफ नर्स जो हमारा पहला टॉपिक है, क्या लिखा है सर, कोर क्वालिटीज ऑफ आ नर्स। एक नर्स की कोर क्वालिटीज बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक अगर इंसान नर्स बन रहा है तो ठीक क्या है उसके अंदर बेसिक क्वालिटी यहाँ पे क्या क्या उसके अंदर होनी चाहिए, कोई इंसान नर्स बनने का सोच रहा है या फिर नर्सिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। आइए बातें करते हैं इसके बारे में। क्या लिखा तुम्हारा, A nurse must possess a specific set of personal and professional qualities to provide safe and effective care। मतलब क्या है, एक नर्स के अंदर एक पार्टिकुलर कोई नर्स है आपका, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज वहां पे होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे आपका जो पेशेंट है, जो पेशेंट के घर वाले हैं, उनको क्या हो, उनको एक सेफ और इफेक्टिव केयर मिले, ठीक है। अब देखना बात को समझो मेरी, बेसिक बात क्या आपकी, एक नर्स जो होती है, एक जो नर्स होता है उसकी जिम्मेदारी बस खाली पेशेंट को ट्रीट करना नहीं, बस पेशेंट की केयर करना नहीं है, पेशेंट एंड पेशेंट की फैमिली, पेशेंट एंड पेशेंट की जो फैमिली है, इन दोनों की ही केयर करना एक नर्स की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, ठीक है। वो चाहे पेशेंट हो और चाहे पेशेंट की फैमिली हो, इन दोनों की केयर करना एक नर्स की जिम्मेदारी जो है वो वहां पर बनती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। ये वाला तुम्हारा सवाल वो लोग पूछ लेंगे, एक नर्स को किसी की केयर करना चाहिए। ऑप्शन 1 रहेगा तुम्हारा पेशेंट, ऑप्शन 2 आपका रहेगा पेशेंट फैमिली, ऑप्शन 3 रहेगा पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। और देखिए ध्यान से, अब देखो अब इसमें दोबारा आ रहा है, ठीक है। अब आपका कोर क्वालिटीज में जो पहला पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा, वो आपका है एम्पैथी एंड कंपैशन। क्या है तुम्हारा, ध्यान देना भाई बात को, क्या लिखा आपका, एम्पैथी एंड कंपैशन। क्या होता है सर इसका मतलब, क्या होता है सर ये एम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या होता है, समझना ध्यान से। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स इन्वॉल्व्स treating patient with dignity, kindness and genuine concern rather than just treating a diagnosis। मतलब क्या है, आपको एक नर्स को क्या क्या करना है आपका, पहली बात तो एक पेशेंट की, एक पार्टिकुलर जो पेशेंट है उसके आपको फीलिंग्स को समझना चाहिए, ठीक है। उसको डिजीज हो गया है, ठीक है, उसको डिजीज हो चुका है, ये बात सच है, डिजीज आपका है पेशेंट को, लेकिन नर्स को ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट को डिजीज है, तो अब वो डिजीज को लेकर के पेशेंट हमारा परेशान है, ठीक है। पेशेंट्स के मन में एन थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे उसके मन में थॉट्स है कि भाई क्या हो जाएगा मुझे, क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं जीऊंगा, कब तक मैं रहूंगा हॉस्पिटल में, तो वो सब भी एक नर्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बारे में पेशेंट से बात करें, पेशेंट्स को आप उस बारे में सेटिस्फाई करके रखें वहां पर, ठीक है। तो ये बात, ये भी क्या है, ये भी एक नर्स की जिम्मेदारी जो है वो बनती है, ठीक है। तो बेसिक बातें आपकी ये है कि एक नर्स का क्या है, बस खाली उसको डायग्नोसिस को ट्रीट नहीं करना है, बस खाली उसको बेसिकली यहाँ पे डिजीज को ट्रीट नहीं करना है, समझो बात को।
बस खाली क्या है, उसको डिजीज को यहाँ पे ट्रीट नहीं करना है, उसको क्या क्या करना है, उसको उस पेशेंट को ट्रीट करना है कैसे, डिग्निटी के साथ, काइंडनेस के साथ और जेन्युइन कंसर्न के साथ। ठीक है, समझिए बात को। और क्या लिखा तुम्हारा, अब देखो हिंदी में तुम पढ़ो, हिंदी में जो मेन बात है तुम्हारी, क्या लिखा आपका, मरीज के दर्द और भावनाओं को समझना। मरीज का दर्द है, पेन है, वो तो अलग चीज है आपका, लेकिन मरीज इस समय क्या फील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में आप यहाँ पर डेली अस्पताल में आती हैं, लेकिन मरीज अस्पताल में रोज नहीं आता। अस्पताल में अगर कोई मरीज आया है, उसका मतलब ये है कि उसको डिजीज हो चुका है और वो समझ नहीं पा रहा है भाई, कि वो समझ में आ रहा है मुझे हुआ क्या है, डॉक्टर ने मुझे क्यों बोला है कि तुम यहाँ पर रहो 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन। तो उस सब बातों को समझेगा कौन, उन सब बातों को एक नर्स को समझना वहां पर पड़ता है। अंडरस्टैंड द पेशेंट्स पेन एंड फीलिंग। और देना क्या लिखा है, एक यहाँ पे बात है जिसको मैं बड़ा पावरफुल मानता हूँ नर्सिंग डिग्री के लिए, क्या लिखा आपका, ट्रीट द पेशेंट नॉट जस्ट द डिजीज। बिल्कुल सही बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कल को अगर आप नर्सिंग कैरियर में जा रहे हैं तो ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुमको बस खाली पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है, तुमको बस खाली डिजीज को ट्रीट नहीं करना है, आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। और पेशेंट को ट्रीट करने का मतलब क्या है, समझो बात को, देखना क्या लिखा मैंने, पेशेंट को ट्रीट करने का सर मतलब क्या है, आपको पेशेंट की फीलिंग्स को समझना है वहां पर। ठीक है, आपको पेशेंट्स की इनसिक्योरिटी को वहां पर समझना है कि पेशेंट परेशान है बेचारा वो, ठीक है, उसको नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में क्यों आया है, डिजीज का नाम डॉक्टर ने बोल करके उसको छोड़ दिया है, अब वो डिजीज क्या है, कौन सा है, जानलेवा है नहीं है जानलेवा, वो सब बातें नर्स को समझाना पड़ेगा पेशेंट को वहां पर। और सर बताइए क्या बात है, और देखना ध्यान से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा देखो तुम, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब समझो ध्यान से मेरी बात को, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नर्सिंग का, क्या लिखा आपका, द कैपेसिटी टू क्विकली एसेस अ सिचुएशन, एनालाइज डेटा एंड मेक साउंड क्लिनिकल जजमेंट। मतलब क्या है, सिचुएशन देखना है, अब तुम्हारे सामने एक पेशेंट है, ठीक है, कल को आप नर्स बनेंगे, आपके सामने एक पेशेंट है, ठीक है, पहली बात क्या है, तुमको क्या करना है, पहले आपको उस सिचुएशन को एसेस करना है। मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे हालात क्या हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला आपका काम है कि उस आप सिचुएशन को पहले एसेस करिए। सेकंड सर काम क्या है इसके अंदर, सेकंड क्या है तुम्हारा, आपको डेटा को एनालाइज करना है कि जो डेटा आपके पास आया, जो आपके पास मान के चलो उनका बीपी आया है, उनका हार्ट रेट आया, जो भी चीज आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको उनको एनालाइज भी करना है और एक्यूरेटली भी करना है और जल्दी भी करना है। तो क्या लिखा आपका, एनालाइज करना पड़ेगा आपको, समझो बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा, एंड मेक साउंड क्लिनिकल जजमेंट, और आपको साथ में सब समझ करके आपको जजमेंट्स भी वहां पर देने पड़ेंगे, आपको डिसीजंस भी वहां पर लेने पड़ेंगे। ये 3 बातें अगर आप जान गए तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका ये क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। क्या लिखा तुम्हारा, नर्सेज मस्ट एंटीसिपेट नीड्स बिफोर दे बिकम क्रिटिकल। मतलब क्या है, जो जरूरत एक पेशेंट की है, जो पेशेंट के हालात हैं, उसके हिसाब से आपको जजमेंट लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जब तक क्या ना, जब तक वो क्रिटिकल ना हो जाए। उसके क्रिटिकल होने से पहले आपको वहां पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको हालात को समझना पड़ेगा। बेसिक बात यह है, और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है, स्थिति का जल्दी आकलन। मतलब क्या है, तुमको उन हालात को जल्दी समझना पड़ेगा और क्या है, सही निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है तुम्हारा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्या है, कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की पहली उम्मीद कौन होता है, पेशेंट की जो पेशेंट से पहले कम्युनिकेशन, पेशेंट का सबसे आसान कम्युनिकेशन होता है किससे, नर्स से होता है। डॉक्टर पेशेंट से बार बार बात नहीं कर सकता है। बार बार कौन बात करता है, पेशेंट को कुछ जानना है, कुछ अगर पेशेंट को समझना है यहाँ पे, तो वो किससे बात करेगा, वो बात करेगा किसी नर्स से बात करता है पेशेंट स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखना तुम ध्यान दो भाई, रिलेइंग, अब देखना, रिलेइंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली टू डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड फैमिली। मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे भी हालात है, पेशेंट का जो भी हालत है वहां पर, वो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा 3 लोगों के साथ। पहला क्या है, आपको ये चीजें कम्युनिकेट करना डॉक्टर के साथ, वहां आप गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर भी आपसे ही पूछेगा। और क्या, आपको पेशेंट्स को समझाना पड़ेगा, ठीक है, सेंसिटिवनेस के साथ। तीसरा क्या है, आपको उनकी फैमिलीज को भी चीज़ों को समझाना पड़ेगा, ठीक है, जो फैमिली है पेशेंट की, आपको उनको भी समझाना पड़ेगा। यानी कि आपको 3 लोगों से यहाँ पर कम्युनिकेट करना है, डॉक्टर से, पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से। और क्या लिखा है सर यहाँ पे, आपका देखो क्या लिखा है, दिस इंक्लूड्स आपको स्पीकिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड मेटिक्यूलस डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या है, एक तो आपको बोलना पड़ेगा वहां पर, स्पीकिंग तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है वहां पर। फिर क्या, तुमको वहां पे सुनना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंट की क्या क्वेरी है, डॉक्टर क्या बातें बोल रहे हैं, आपको उनको वहां ध्यान पे, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। और क्या, आपको सारी बातों को आपको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है। मेटिकुलसली का मतलब क्या है कि आपको बहुत बढ़िया से वहां पर डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, सारी की सारी बातों का, जो भी वहां के हालात है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी वहां पर करना पड़ेगा। क्या लिखा तुम्हारा, सही और स्पष्ट जानकारी देना और ध्यान से सुनना, दोनों ही आपके लिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला क्या सर हमारा, अटेंशन टू डिटेल। ये क्या लिखा तुम्हारे, देखो लिखा आपका हाइपर विजिलेंस रिगार्डिंग मेडिकेशन डोसेज, पेशेंट एलर्जीज, शिफ्ट इन कंडीशंस एंड चार्टिंग। मतलब क्या है आपका, डिटेल्स को आपको जो भी डिटेल है पेशेंट की, ठीक है, पेशेंट का क्या है, मान लो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने कोई एक्स मेडिसिन उसके लिए लिखी, ठीक है, एक्स मेडिसिन उन्होंने डॉक्टर ने लिखा, लेकिन मान लो इस एक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे हमारा जो पेशेंट है वो एलर्जिक है, इनसे मान लो हमारा पेशेंट क्या है वो एलर्जिक है, ठीक है, मतलब क्या है, अगर ये एक्स हमने दवाई इसको दी बेचारे को, तो इसको क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इस एक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे वो क्या है एलर्जिक है, तो वो पेशेंट की हालत वहां पे और खराब हो सकती है। तो अगर एक नर्स ध्यान दे, अगर एक नर्स ने बढ़िया से ध्यान दिया है, उसको पता है कि पेशेंट को किस किस चीज से एलर्जी है, तो आप डॉक्टर से बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये वाली दवाई मेरे पेशेंट को मत दीजिए। उससे क्या है, क्योंकि इस दवाई के अंदर ऐसा कुछ है जिससे मेरा पेशेंट क्या है वहां पर एलर्जी का, तो वो मत दिए। तो डॉक्टर क्या करेगा, सेम फॉर्मूला की कोई दूसरी दवाई वहां पर डॉक्टर लिख दे। तो ये सब बातें अगर आप इन सब पे आपको बहुत ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पे शब्द क्या है तुम्हारा, अटेंशन टू डिटेल्स। मतलब क्या है, डिटेल्स पे आपको बहुत अटेंटिव वहां पर रहना है, वरना वहां पर पेशेंट की हालत खराब और हो सकती है। आपकी छोटी सी गलती की वजह से पेशेंट की वहां पर जो है वो सीरियसनेस वहां पर आ सकती है। देखना क्या लिखा, नोट करने वाली बात में, इन हेल्थ केयर अ माइनर एरर कैन हैव फेटल कॉन्सिक्वेंस। देखो भाई समझो बात को, क्या है, थोड़ा सा तुम करोगे एरर, ये अगर तुमने दवा पेशेंट को दे दी, अगर एक पार्टिकुलर नर्स ने, डॉक्टर को तो नहीं पता, ठीक है, डॉक्टर को तो नहीं पता है, लेकिन नर्स को पता है, अगर एक पार्टिकुलर नर्स ने यहाँ पर अगर डॉक्टर से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं किया और अगर ये दवा डॉक्टर ने पेशेंट को दे दी, तो हो सकता है कि उसको एलर्जी हो जाए और हो सकता है कि उसके लिए वो चीज़ क्या हो जाए, आपका अलग फेटल भी उसके लिए वो चीज़ हो सकती है। फेटल मतलब सर क्या है, डेडली हो सकती है बेसिकली। फेटल मतलब क्या होता है आपका, कि आपका जो है वो उस पार्टिकुलर पेशेंट के लिए डेडली भी चीजें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, द एबिलिटी टू हैंडल हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट। होगा भाई, होगा हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट, ट्रोमेटिक सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन क्या आपके लिए ट्रोमेटिक, मतलब क्या हुआ आपका, बहुत बड़ा एक्सीडेंटल केस तुम्हारे अचानक से आता है आपके सामने, ठीक है, या फिर आपका बहुत डेंजर केसेस भी वहां पे आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। आपको खुद को संभाल करके वहां पे पेशेंट को देखना है, पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, उसके फैमिली से, डॉक्टर से आपको बातें करनी है। वहां पे आपको अपना जो स्ट्रेस हैंडल करना आपको आना चाहिए, वरना आपके लिए वहां पे दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। देना क्या लिखा, क्या लिखा तुम्हारा, ट्रोमैटिक सिचुएशंस, वही जो मैंने बताया तुमको, एंड पेशेंट लॉस विदाउट लेटिंग इट कॉम्प्रोमाइज दी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू अदर पेशेंट। मतलब क्या है, हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका आप 6 मंथ से वहां पर अस्पताल में केयर कर रहे हो सकता है ये आपके हालात, भाई ये हालात आते हैं, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज, ये हालात आपके सामने आएंगे, बिल्कुल लिखी बात है, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो जहां पे आप, जिसकी आप 6 महीने से केयर कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं बड़ा अच्छे से, उसका पूरा एकदम प्यार से आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप बिल्कुल ईमानदार हैं अपने प्रोफेशन में, ठीक है। हुआ क्या भाई, आपका क्या हुआ, पेशेंट की डेथ हो गई, 6 महीने बाद क्या हुआ, पेशेंट आपका जो है वो डेथ हो गई उसकी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप नर्स हैं तो आपके साथ एक तो है नहीं, आपको वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स की केयर करने का काम आपके ऊपर है, ठीक है, क्या आपके ऊपर क्या है, जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स की केयर करने की वहां पर होती है। तो अगर एक पेशेंट, मान लो उसकी तुम 6 महीने से भी आप वहां पे केयर कर रहे थे, अगर उसकी डेथ हो गई तो आपको बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई 6 महीना एक बहुत बड़ा होता है पीरियड, ठीक है। तो आपने उसकी केयर की, आपको बेकार फील होगा कि भाई ये इतना अच्छा पेशेंट था, हो सकता है कि वो ठीक भी हो रहा हो लेकिन एकदम से उसकी हो गई डेथ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन आपको अपने आप को इमोशनली वहां पे हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इमोशंस में अपने आप को बहने दिया तो आप दूसरे पेशेंट्स की केयर उतना बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, और वहां पे क्या है, वहां पर चीजें आपके लिए जो है वो रॉन्ग हो जाएंगी। इसलिए क्या है, आपको इमोशनली अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए, आपके अंदर उस तरह का सेंसिटिव इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए। क्या लिखा भाई यहाँ पे देखो, ध्यान देना, तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और स्थिर रहना आपको पड़ेगा। और क्या लिखा आपका, फिजिकल स्टेमिना तो होना चाहिए भाई, तुमको बहुत भाग दौड़ का काम है ये, लोगों को लगता है कि बैठने का काम है नर्सिंग में, लेकिन बहुत भागने और दौड़ने का काम यहाँ पर आपका होता है। क्या लिखा देना, नर्सिंग इज हाईली फिजिकली डिमांडिंग, ऑफन रिक्वायरिंग 12 आवर शिफ्ट, लिफ्टिंग पेशेंट्स एंड बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑन योर फीट। जाहिर सी बात है, तुम्हारा क्या है, आपका 12-12 घंटे की, 12-12 14 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है, ठीक है। पेशेंट को हो सकता है कि कई बार हालात हो जाए खराब, तो आपको पेशेंट्स को लिफ्ट भी करना पड़ जाए, ठीक है। और क्या आपका, और आपको लगातार हो सकता है कि आपको एक बार में 3-3 4-4 5-5 घंटे तक आपको अपने फीट पे खड़े रहना पड़ सकता है। तो ये सब के लिए आपको अपने आप को तैयार वहां पे करना पड़ेगा। और बताइए सर बातें क्या आपके पास, अब क्या हमारा 7th पॉइंट क्या हमारा,
पेशेंट्स एडवोकेसी, समझना क्या लिखा। अब इसको तुम समझो, ठीक है। आप पेशेंट की टीम में, पहली बात तो क्या है, आप जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं आप उनके टीम में नहीं, आप पेशेंट्स की टीम में हैं। एज अ नर्स आपको हमेशा पेशेंट की टीम में रहना है, ठीक है, जो बात है वो है, ठीक है। अब क्या लिखा था सर, acting in the best interest of the patient, ensuring their voice is heard, rights are protected and they receive the appropriate level of care। मतलब क्या है, आपको हमेशा पेशेंट्स की बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वो पेशेंट्स की बातों को सुने, पेशेंट की अच्छी केयर करे। पेशेंट्स के साथ वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो बेचारा खुद ही परेशान है। पेशेंट्स की टीम में एक जो प्रोफेशनल आदमी है वो आप हैं, तो आपको उसकी वहाँ पे केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। और आइए भाई आगे देखते हैं क्या लिखा तुम्हारा, मरीज के अधिकारों और हितों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। आ जाओ भाई एमसीक्यू पे आ जाओ तुम, चलो एमसीक्यू कर लो भाई। क्या लिखा तुम्हारा, Which core quality involves anticipating patients' needs and potential complications before they become critical। चलो बताओ इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारा, क्या लिखा है यहाँ पे तुम्हारा, कौन सी क्वालिटी के अंदर ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट्स की नीड को बहुत बढ़िया से एंटिसिपेट करते हैं और हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही समझते हैं, हम पहले ही जानने का ट्राई करते हैं कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, इससे पहले कि वो क्रिटिकल हो जाए, इससे पहले क्या हालात खराब हो जाए, उससे पहले ही एक नर्स को ये मेक श्योर करना है कि वो समझ जाए कि क्या दिक्कत पेशेंट्स के साथ है। समझ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, बता रहा हूँ मैं। सेकंड पॉइंट था तुम्हारा, सेकंड पॉइंट था क्रिटिकल वाला, कहाँ है, हाँ ये लो भाई, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व। देखो क्या लिखा है तुम्हारा, नर्सेज मस्ट एंटिसिपेट नीड्स, मतलब क्या है, नीड्स को पहले ही आपको समझना पड़ेगा प्रोफेशनली, जिससे क्या हो, बिफोर दे बिकम क्रिटिकल। ये नीड्स क्या है आपकी, क्रिटिकल हो जाए उससे पहले आप समझिए कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरे पेशेंट्स को और इस तरीके से मुझे इसको ठीक यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं भाई, यही है तुम्हारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड जो है वो हो जाएगा। और बताइए सर क्या है, एक और एमसीक्यू कर लो तुम लोग, देखो क्या लिखा है, अ नर्स केयरफुली डबल चेक अ पेशेंट्स एलर्जी बैंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, दिस प्राइमरली डिमॉन्स्ट्रेट। देना क्या तुम्हें लिखा है, एक पेशेंट को मरीज का एलर्जी प्रोफाइल भी, एक नर्स के पास एक मरीज का क्या है, एलर्जी प्रोफाइल भी आपके पास होना चाहिए कि मरीज क्या क्या बातों से, क्या क्या चीज से एलर्जिक है, उसको मेडिकेशन देने से पहले, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, ये कौन से पॉइंट के अंडर यहाँ पर आता है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान देना भाई, तुम्हारा ध्यान देना, ये कौन से पॉइंट के अंडर आता है। अभी हमने बात करते भाई एलर्जी के बारे में, ठीक है, ये आपको मुझे लगा कि फोर्थ पॉइंट था, ठीक है, फोर्थ, ये देखो कौन सा पॉइंट है तुम्हारा, ये अटेंशन टू डिटेल, मतलब क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि भाई मरीज के साथ ये प्रॉब्लम है, इन बातों से मरीज मेरा एलर्जिक है तो उसको ये दिक्कतें ना हो पाए, ठीक है। और देखना ध्यान से क्या लिख दिया तुम्हारा, अब क्या आपका प्रोफेशनल एथिक्स इन नर्सिंग, सेकंड पॉइंट हमारा आ चुका है, सेकंड हमारी हेडिंग आ चुकी है, क्या प्रोफेशनल एथिक्स किस तरीके से नर्सिंग में आपके यहाँ पर माने जाते हैं। क्या लिखा है तुम्हारा, कोर प्रिंसिपल्स दैट डिक्टेट मोरल ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इन क्लिनिकल, मतलब क्या है, एथिक का मतलब मैंने तुमको क्या बोला, बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे नर्सिंग कैरियर में, ठीक है। नर्सिंग में आपको जो प्रिंसिपल्स, जो लॉज, जो रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, दीज आर हाईली टेस्टेबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से आपके सवाल ज्यादा बनते हैं एग्जाम में, इसलिए तुम ध्यान दे देना। पहला क्या है तुम्हारा, ऑटोनोमी, क्या है तुम्हारा ऑटोनोमी, क्या होता है सर ये, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस रिगार्डिंग हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट इवन इफ द नर्स डिसएग्रीज रिक्वायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब क्या है, आपको समझना है कि एक पेशेंट क्या चाहता है, ठीक है। हो सकता है आप उस बात से एग्री ना करें, हो सकता है आप उन राइट से एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पेशेंट चाहता है ना, आपको उसको भी समझना पड़ा। आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये वाली जो आप बात बोल रहे हैं वो गलत है, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी बात को दबा नहीं सकते। ध्यान देना भाई बात को, मेरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक बात है और इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला कि आपको एक पेशेंट के राइट को समझना पड़ेगा और जो पेशेंट चाह रहा है आपको उन बातों को वहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो आप उस बात से एग्री कर रहे हो या ना कर रहे हो। आप उनको एडवाइस वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आप उनको सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी हालत में। क्या लिखा देखो, रिक्वायर्स इन्फॉर्म, मतलब क्या, कंसेंट, आपके पास पेशेंट का कंसेंट होना चाहिए, बिना पेशेंट के कंसेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा, मरीज को अपने इलाज का निर्णय खुद लेने का अधिकार होता है। और क्या सर बताइए, और क्या तुम्हारा बेनिफिसेंस, क्या देखो बेनिफिसेंस का मतलब देना क्या होता है, क्या लिखा तुम्हारा, द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन टू डू गुड, एवरी एक्शन टेकन बाय द नर्स शुड बी इंटेंडेड टू बेनिफिट द, मतलब क्या है, जो भी आप काम करेंगे, याद रखना एक शब्द तुम्हारा है बेनिफिट। क्या शब्द है हमारा सर, बेनिफिट, मतलब क्या है, जो भी तुम काम वहां पे कर रहे हो आपका होना चाहिए, मेक श्योर करना है कि इसमें पेशेंट का फायदा हो। सिंपल बात है, मैंने से तुमको स्टार्टिंग में बोला है कि आप पेशेंट की टीम में हैं, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की टीम में नहीं है, यू आर इन दी पेशेंट्स टीम। आपको पेशेंट जो चाहता है उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। और कोई कुछ चाहे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या चाह रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो आप खड़े होइए,
आपको मरीज के राइट प्रोटेक्ट करना आप ही का काम है, क्योंकि मरीज खुद बेचारा कुछ भी जानता नहीं है उस बारे में, ठीक है। मरीज तो बेचारा परेशान है, डिजीज से परेशान है, ठीक है, लेकिन आप उसके टीम में हैं और आप एक प्रोफेशनल है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पर उसके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। तो क्या लिखा तुम्हारा, नोट करने वाली बात देखना, ऑलवेज एक्ट इन वेज दैट बेनिफिट दी पेशेंट, हमेशा वैसे काम करो जिससे क्या आपका पेशेंट जो है वो उसको बेनिफिट होना चाहिए। आगे देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्या था हमारा, नॉन मेलेफिसेंस। क्या लिखा आपका, नॉन मेलेफिसेंस, मतलब क्या हुआ इसका, देखा क्या लिखा है, द ऑब्लिगेशन टू डू नो हार्म, दिस मीन्स प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स फ्रॉम डेंजर एंड अवॉइडिंग एक्शन दैट कुड कॉज सफरिंग और इंजरी। मतलब क्या है, याद रखना आपको पेशेंट्स को हार्म नहीं करना है, डू नो हार्म, ये आपका प्रिंसिपल वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तुमको याद रखना है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर रहेगा, ठीक है। पेशेंट आपका हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम कुछ भी कर रहे हो लेकिन पेशेंट हार्म अगर हो रहा है तो वो आपको काम नहीं करना है, ठीक है। क्या लिखा देखो, मरीज को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्या आपका, वही वाली बात है, तुम्हारा जस्टिस की बात है। मैंने तुमको बोला है पहले ही कि आप पेशेंट की टीम में हैं, ट्रीटिंग ऑल पेशेंट्स फेयरली एंड इक्वली, मतलब क्या है, हर पेशेंट आपके लिए बराबर है, ठीक है। तो आपको हर एक पेशेंट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। उनका धर्म, उनकी जात, उनका कलर, इस तरह का कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है, वरना फिर आप मतलब कि ठीक है वो चीज़ आपके लिए बहुत नीच हो जाएगी, वो नहीं कर, आप कर ही नहीं सकते हैं, प्रोफेशनल आप नहीं कर सकते प्रोफेशनली। डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइम एंड रिसोर्सेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और बैकग्राउंड, मतलब क्या है, आपको इक्वल टाइम सबको देना है, आपको इक्वल मेडिकेशन सबको देनी है, आपको सबकी इक्वली केयर करनी है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और रिलीजन, या फिर कुछ भी इस तरह का आपका, ठीक है। अगला क्या तुम्हारा, फाइडिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपका, अगर इसमें आप इन्वॉल्व होते तो आपका सीधे सस्पेंशन है, ठीक है, सीधे सस्पेंशन हो जाएगा, आपकी डिग्री वहां पर हटा दी जाएगी। क्या है तुम्हारा, बीइंग लॉयल, कीपिंग प्रोमिसेस एंड फुलफिलिंग कमिटमेंट्स मेड टू पेशेंट्स एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटी। कुछ तरीके का कोई भी तरीका धोखेबाजी, आपको धोखाधड़ी में इन्वॉल्व वहां पर नहीं होना है, आपको पेशेंट के साथ लॉयल रहना है, ठीक है। और क्या तुम्हारा, वैरासिटी, क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ टेलिंग, कभी भी मरीज को आपको मतलब ठीक है, तुम थोड़ा बहुत उसको अच्छे से बोल सकते हो कि हाँ भाई चलो ठीक हो जाएंगे आप, अगर हालात उतने अच्छे ना भी हो तो भी तुम बोलो कि आप हिम्मत रखिए कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको शुगर कोट नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको बोल देना कि नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, आप घर जाइए, ऐसा आपको इस तरह की बातें आपको वहां पर नहीं करनी है, वो चीजें रॉन्ग हो जाएंगी, वो चीजें फिर आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ वहां पर हो जाती हैं। क्या लिखा, पेशेंट्स हैव द राइट टू नो द ट्रूथ अबाउट देयर कंडीशन एंड ट्रीटमेंट एंड नर्स मस्ट नॉट डिसीव देम। आपको पेशेंट से झूठ नहीं बोलना है, आपको पेशेंट को चीज़ों को समझाना है प्यार से, वो अलग चीज़ है, लेकिन पेशेंट से आपको वहाँ पे झूठ नहीं बोलना है किसी भी बारे में, ठीक है। और बताइए सर क्या है, अगला क्या है तुम्हारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या है तुम्हारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, देना क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स प्राइवेसी, मेडिकल इंफॉर्मेशन मस्ट नेवर शेयर्ड आउटसाइड द डायरेक्ट केयर टीम विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट, बिना पेशेंट की कंसेंट के आपको उनकी मेडिकल कंडीशन, कुछ भी चीज़ उनके बारे में आपको बाहर शेयर नहीं करनी है, ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट्स कई बार आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, कई बार जब पेशेंट लंबे टाइम तक अस्पताल में रहता है तो वो नर्सेस या फिर किसी से भी वो इमोशनली वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो बातें वो आपसे शेयर कर रहा है आप अस्पताल के बाहर या फिर आप किसी से भी उन बातों को शेयर वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखना क्या लिखा तुम्हारा, HIPAA कॉम्प्लायंस इज मैंडेटरी एंड हाईली टेस्टेबल इन एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द तुम्हारा आ गया HIPAA, ठीक है, ये सब आपका एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा और ये तुम्हारे लिए मैंडेटरी, एज अ नर्स आपके लिए एक्सट्रीमली मैंडेटरी आपके रूल वहाँ पर सेट किए गए हैं। चलो आ जाओ भाई, ये वाला तुम कर लो, आ पेशेंट्स रिफ्यूजेज आ लाइफ सेविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ, द नर्स रिस्पेक्ट दिस चॉइस, विच एथिकल प्रिंसिपल इज अप्लाइड। मतलब क्या है, एक हमारे पास पेशेंट था, देखो भाई इस तरह के आते हैं सवाल तुम्हारे एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे सवाल, इसको तुम हैशटैग मार लो, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे नहीं तो तुम बोलना मुझसे, इस तरह के तुमको नर्सिंग एप्टीट्यूड में इस तरह के आपके सवाल, केस बेस्ड आपके सवाल जो है वो बनते हैं, हर बार बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले, तुम ध्यान रखो, इसको पढ़ो। क्या लिखा है, क्या लिखा तुम्हारा, एक पेशेंट है, उसने क्या किया, उसने बोला भाई आपका, क्योंकि उसकी जिंदगी उससे बच रही थी, अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता, अगर वो ब्लड ले लेता वहां पर पेशेंट तो उसकी लाइफ बच जाती, इट वॉज लाइफ सेविंग फॉर हिम और हर, बट दे रिफ्यूज्ड, क्यों, ड्यू टू देयर रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है। इस बात का एक नर्स ने रिस्पेक्ट किया इस चॉइस का, उन्होंने बोला ठीक है आपका ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि वो मरीज का अधिकार है, आखिरी अधिकार जो है, जो आखिरी राइट है वो मरीज का है, अगर मरीज मना कर रहा है चाहे वो उसके लिए लाइफ सेविंग हो, आप उसमें क्या है, हस्तक्षेप आप वहां पर नहीं कर सकते हैं, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें मरीज की बात माननी पड़ेगी, फिर कुछ भी हो, ठीक है, आप उसमें क्या ही कर सकते हैं। अब तुम बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक है तुम्हारा बेनिफिसेंस, एक है तुम्हारा ऑटोनॉमी, एक है तुम्हारा जस्टिस, एक है आपका वेरासिटी।
ध्यान दीजिए, कहाँ पे हमने बोला था कि आपकी जो राइट है वो मरीज का है, आखिर एकदम स्टार्टिंग बोला था भाई, एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में बोला था, देखो ऑटोनॉमी क्या था तुम्हारा, पेशेंट का ये अधिकार है, ये पेशेंट का राइट है कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले, चाहे वो कोई भी दवा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑटोनॉमी। सिंपल बात है आपकी, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। एक और एमसीक्यू है क्या, एक और है, देखो लिखा है तुम्हारा, अ नर्स इंश्योर्स दे डिस्ट्रीब्यूट देयर टाइम इक्वली अमंग ऑल असाइंड पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दिस रिप्रेजेंट, मतलब क्या है, आपको सबको इक्वल टाइम देना है, ठीक है, सारे मरीजों को आपको वहां पे इक्वल टाइम देना है, चाहे उनका कास्ट कुछ हो, उनका धर्म कुछ हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको आपको वहां पे ध्यान देना है, क्या है तुम्हारा, जस्टिस करना है आपको, यू नीड टू डू जस्टिस विद ऑल दी पेशेंट्स जो वहां पर अस्पताल में आपके साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगला क्या आपका आखिरी जो है वो क्या है तुम्हारा, प्रोफेशनल एटिक्यूट, क्या है तुम्हारा प्रोफेशनल एटिक्यूट, मतलब क्या आपका ये बेसिकली क्या बातें हैं, जो रूल्स आप खुद के लिए सेट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि रूल्स कहीं पर मेंशन्ड है, ये रूल्स आप लोग अपने लिए वहां पे सेट करेंगे कि हाँ भाई ये भी बातें आपको माननी चाहिए, ठीक है, वो तो क्या है तुम्हारा, उनको हम लोग बोलते हैं एटिक्वेट्स, और जो रूल सेट है उनको हम लोग बोलते हैं एथिक्स, जो लिखे हुए हैं कि भाई ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा। एटिक्वेट का मतलब क्या है कि आप कैसे बिहेव करेंगे भाई वहां पे जाकर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिक्वेट्स बोलते हैं। देना ध्यान देना, द अनरिटन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखे हुए नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट कर्टेसी एंड बिहेवियर इन दी हेल्थ केयर वर्क प्लेस, ठीक है, जो आपके अनरिटन है, जो आपके बुक्स में मेंशन नहीं है, जो आपके डॉक्यूमेंटेड रूल्स नहीं है। आइए बातें करते हैं इसके बारे में। देना क्या लिखा तुम्हारा, लिखा आपका पेशेंट इंटरेक्शन, तुमको कैसे आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्या लिखा, ऑलवेज नॉक बिफोर एंटरिंग अ रूम, मतलब क्या है, पेशेंट के रूम में अनलेस जो है वो हालत सीरियस नहीं है, आपको नॉक करके ही एंटर करना है, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम एंड टाइटल, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपना नाम और अपने टाइटल के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसीजर्स बिफोर परफॉर्मिंग देम, एड्रेस पेशेंट बाय देयर प्रीफर्ड नेम और टाइटल, ठीक है। सिंपल बात क्या है तुम्हारी, नॉक करो, एंटर करने से पहले आपको नॉक करना देना भाई, बेसिक बातें हैं, करते नहीं है फॉलो आजकल अस्पतालों में, लार्जली ये सब बातें फॉलो नहीं हो रही हैं, ये सब बातें नहीं फॉलो हो रही हैं अस्पतालों में, ठीक है, लेकिन ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, देखो क्या है तुम्हारा। फिर क्या आपका सेकंड से बताइए, फिर देना तुम ध्यान दो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम एंड टाइटल, अपने आप नाम तुमको बोलना है, अपना टाइटल आपको वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तीसरा क्या, आपको जो भी मेडिकल प्रोसीजर वहां पे आप करने जा रहे हैं, आप हो डॉक्टर हो कोई भी, जो भी मेडिकल प्रोसीजर वहां पे उस मरीज के साथ होने जा रहा है, आपको पहले वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मरीज ठीक नहीं है तो आपको उसके फैमिली को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, सिंपल सी बात है, आपको हर एक चीज वहां पे जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एड्रेस पेशेंट, पेशेंट को आपको बात करनी है उनके प्रीफर्ड नेम के साथ या फिर टाइटल के साथ, जो भी वो वहां पर आपको दे रहे हैं। फिर क्या तुम्हारा, बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देना क्या लिखा तुम्हारा, कीप नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, मतलब क्या जो भी आपका नर्स और पेशेंट का जो एक संबंध है वो आपका बिल्कुल वहां पे प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें किस तरीके की आपका इमोशनल या फिर इस तरह सब बातें आपकी वहां पे नहीं आनी चाहिए। अवॉइड ओवर इन्वॉल्व, मतलब क्या पेशेंट के साथ आपको बहुत ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व नहीं होना है। इनएप्रोप्रिएट शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और एक्सेप्टिंग सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स, गिफ्ट्स वगैरह हो सकता है कि कोई आपको प्यार में देख मरीज एकदम से हो जाए ठीक, तो बोले कि हाँ भाई आपने काफी मेरी केयर की 6 महीने 1 साल तक, मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, वो सही बात है, ठीक है, लेकिन ना इन अप्रोप्रिएट वहां पे गिफ्ट नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको बार बार गिफ्ट दे रहा है, फिर चीजें क्या है एक बाउंड्री के बाद जा रही हैं, वो चीजें वहां पर आपकी नहीं होनी चाहिए, वो चीजें आपका फिर एटिक्वेट्स के खिलाफ हो जाएंगी, वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे वहां पर, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, इंटर प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, ट्रीट कलीग्स डॉक्टर्स एंड सपोर्ट स्टाफ विद कर्टेसी, बहुत प्यार से भाई, सपोर्ट स्टाफ हो, स्वीपर हो, कोई भी हो वहां पर, किसी भी तरह के लोग हो, आपको सबको कर्टेसी के साथ बिहेव करना है, आपको प्यार से बिहेव करना है, एक आपको रिस्पेक्ट वहां पे सभी के साथ बना करके रखनी है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग पेशेंट केयर मस्ट बी हैंडल्ड प्राइवेटली, नेवर इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, कभी भी आपका एक डॉक्टर हो, एक नर्स हो, ठीक है, या फिर 2 नर्सेज हो, कुछ भी हो, अगर पेशेंट्स की केयर में, अगर पेशेंट्स को जो आप लोग जो भी वहां पे प्रोसीजर पेशेंट के साथ हो रहा है, अगर उसमें डिसएग्री कर रहे हैं कोई भी 2 प्रोफेशनल्स अस्पताल में, तो उनको वो चीजें वहां पर मरीज के साथ डिस्कस नहीं करनी है, मरीज के सामने भी नहीं करनी है, आपको मरीज के अलावा, आपको मरीज को दूर करके आपको वहां पर वो चीजें वो है डिस्कस करनी है, किसी दूसरे रूम में या फिर अलग से आपको करनी है, मरीज वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति आती है, ठीक है, वहां पर फिर आपका कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत ज्यादा मरीज हो जाएगा परेशान, वो दिक्कतें वहां पर बढ़ जाएंगी, ठीक है। और क्या आपका देना क्या लिखा दोबारा, पंक्चुअलिटी एंड रिलायबिलिटी, देना क्या होता है इसका मतलब आपका, अराइविंग ऑन टाइम फॉर शिफ्ट्स एंड हैंडओवर्स इज क्रिटिकल, टार्डी बिहेवियर डिसरप्ट द कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड अनफेयरली बर्डन्स कलीग, मतलब क्या है, अपने टाइम का ध्यान दो, आइए आपकी शिफ्ट आप उस पर आइए, ठीक है। अगर ये सब बातें आपकी वहां पे खराब होती हैं, अगर डिसरप्शन इन सब में होता है कि आप टाइम पे नहीं आते हैं, या फिर आप वहां पर अच्छे से शिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर आप हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा, ठीक है,
केयर में मरीज से दिक्कत आएगी, ठीक है। जो आपके कलीग्स हैं उनके ऊपर आपका जो है वो फालतू का बर्डन जो है वो बढ़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, जो कि आपका कहीं ना कहीं चीजें खराब करेगा। अगला क्या है तुम्हारा, डिजिटल एटिक्यूट्स। क्या लिखा आपका, नेवर यूज पर्सनल सेल फोन फॉर सोशल मीडिया और पर्सनल सेल इन पेशेंट केयर एरियाज, स्ट्रिक्टली अवॉइड पोस्टिंग एनी वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है। क्या लिखा तुम्हारा, कुछ भी आपको ये चीज तो आपको मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे मुझे लग रहा है कि 90% लोग ये बातें तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारा, कभी भी आपको सेल फोन ये सब चीजें आपको कभी भी पेशेंट्स के एरिया में जहां पर पेशेंट मौजूद है आपको वहां पर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या है, तुमको कोई भी चीजें जो आप वहां पर पेशेंट की केयर में कर रहे हैं, कोई भी आपका जो है मेडिकल चीजें, मेडिकल प्रोसीजर जो भी वहां पर हो रहा है वो सब आपको जो है वो ऑनलाइन पोस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको वो चीजें ऑनलाइन पोस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, उसका इंपैक्ट बहुत अलग अलग तरीके से लोगों पे पड़ सकता है, ठीक है। और क्या तुम्हारा, जीरो टॉलरेंस फॉर सोशल मीडिया ब्रीचेस इन नर्सिंग। टॉलरेंस इसके ऊपर नहीं है, लेकिन भैया क्या बताया जाए, जीरो टॉलरेंस आपका यहाँ पर ये होता है, लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ फॉलो तो नहीं हो रहा है आजकल, ठीक है। लेकिन अब है जो है, ठीक है, जो बुक्स में मेंशन्ड है वो हमें पढ़ना है। अब ये देख लो तुम भाई, अब ये देख लो तुम, ठीक है। अब ये वाला आप देख लीजिए, क्या लिखा तुम्हारा, क्या लिखा आपका, टू नर्सेज डिसएग्री ऑन अ पेशेंट्स केयर प्लान अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एटिक्वेट। अब देखो तुम बताओ, दो नर्स हैं, वो जो पेशेंट्स का केयर प्लान वहां पे मेंशन्ड है, जो पेशेंट फॉलो कर रहा है उस पर वो डिसएग्री कर रही हैं, और दोनों ही क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। तो उनको क्या करना चाहिए इसमें, डिस्कस इट लाउडली इन द पेशेंट रूम। क्या पेशेंट के रूम में वो लोग लाउडली इस बात को डिस्कस करें वहां पर, या फिर क्या आर्ग्यू एट द मेड नर्स स्टेशन, मेड जो आपका नर्स स्टेशन वहां पे वो लोग आर्ग्यू करे चिल्ला चिल्ला करके। फिर क्या, हैंडल द डिसएग्रीमेंट प्राइवेटली एंड प्रोफेशनली। क्या रहेगा तुम्हारा, डिसएग्रीमेंट को बिल्कुल प्राइवेट में हैंडल करें और प्रोफेशनली हैंडल करें, आराम से बैठ के बातचीत करें, क्योंकि फिर वही हो जाएगा तुम्हारा काम। फिर क्या, पोस्ट अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑन सोशल मीडिया, फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन को सोशल मीडिया पे वहां पे पोस्ट कर दें। क्या हो जाएगा इसका आंसर तुम्हारा, हैंडल द डिसएग्रीमेंट प्राइवेटली एंड प्रोफेशनली। और क्या सर हमारा यहाँ पर, स्टैंडर्ड अटायर एंड अपीयरेंस। देखना ध्यान से, a nurse appearance communicates competence, hygiene and professionalism, while facility policies vary, standard guidelines for clean scrubs and grooming universally apply। मतलब क्या है, एक नर्स का जो ड्रेसिंग हो, ठीक है, अब ड्रेस का रंग क्या होता है वो सब तो मतलब वेरी करेगा, ठीक है। क्या कौन सी नर्स क्या पहनती है कब, वो सब तो क्या है आपका हॉस्पिटल वाइज या फिर कंट्री वाइज वो वेरी करता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपका फिर भी आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपकी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। हाइजीन आपका होना, हाइजीनिक होना चाहिए हर एक चीजें, ठीक है। वो सब भी आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है कि एक नर्स को देख के लगे कि हाँ भाई ये जो पार्टिकुलर इंसान है ये आपका रियल में प्रोफेशनल है, ठीक है। तो वो चीजें आपकी वहां पे आपको करना है। साफ सुथरी और पेशेवर वेशभूषा, क्लीन एंड प्रोफेशनल अटायर आपका होना चाहिए, ठीक है। आप क्या पहन रहे हैं वो अलग है, वो रूल्स के ऊपर है, हॉस्पिटल वाइज वो रूल आपका वेरी कर सकता है, लेकिन आप जो पहन रहे हैं वो साफ हो, ठीक है, आप ग्रूम्ड हो, आप पॉलिश्ड हो, ये लगना आपको वहां पर चाहिए, ठीक है। अब क्या देखो भाई, इसको सॉल्व कर लो। क्या है तुम्हारा, Which of the following best represent standard professional appearance for a clinical nurse? बताओ भाई क्या है तुम्हारा, कौन सा आपका मतलब एक जो अपीयरेंस है वो नर्स का होना चाहिए। क्या है तुम्हारा, वियरिंग हैवी परफ्यूम और कोलॉग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्लीन स्क्रब्स, नीट हेयर, टाइड बैग एंड मिनिमल ज्वेलरी आपका ये नर्स का होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं आपका, ठीक है। याद रखिए क्या है तुम्हारा, क्वालिटीज इंश्योर सेफ केयर, एथिक्स डिक्टेट एब्सोल्यूट मोरल ड्यूटीज, एटिक्वेट गवर्न्स वर्कप्लेस कंडक्ट, अपीयरेंस रिफ्लेक्ट्स कॉम्पिटेंस एंड हाइजीन। इन बातों को आप लोग याद रखेंगे, आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसको कर लेना, अभी ये मैं नोट्स तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक हमने यहाँ पे खत्म कर लिया अपना, ठीक है। ये हमने एक टॉपिक अपना यहाँ पे खत्म कर लिया। अब चलते हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब मिलेंगे इसके बाद हम लोग, अब मिलेंगे कभी ना कभी इसके बाद, ठीक है। चलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।